सो हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा, और मुझसे पिछले काफ़ी दिनों में लोगों ने मेरे लाइव में कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो वैसे तो यार, टू बी ऑनेस्ट, हम अपने लेजेंडरी फ्लोरेंटिनो पेरेस को कोई नहीं चाहेगा कि हम उनको रिप्लेस करें या हम चाहें कि वो जाएं। सेकंड बेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी द सैंटियागो बर्नाब्यू, बट अनफॉर्चुनेटली हर अच्छी चीज़ की एक एक्सपायरी होती है, राइट? ही इज 78 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मार्च 8 1947 को उनका जन्म हुआ था, तो वो अभी ऑलमोस्ट 2029 तक तो हैं, बट एज बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड इट्स हाई टाइम कि हमें उनके सक्सेसर्स के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पहले तो कि और क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज इतने फेमस हैं, क्या सक्सेस हमने अचीव करी है उनके टेन्योर में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, ओनली देन यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। एंड लास्टली मैं आपको 5 कंटेंडर बताऊंगा जो रियल मैड्रिड जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है उनके सक्सेसर के रूप में आ सकते हैं, जिनको हम फ्यूचर में रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट के तौर पे देख सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनको आप कंसिडर कर सकते हो प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे मैं आपको सारी चीज़ समझा सकूं, सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी कि प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन बन सकता है, एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ बियर विद मी, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखना। आपको फैंटास्टिक मतलब आई एम 200% श्योर कि आपको एंड तक पता लग जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फ्यूचर में आपको रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है? तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मैड्रिड फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सबसे पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज की सक्सेस की अगर हम बात करें, भाई ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड इतनी सारी सक्सेस है शायद जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात भी नहीं कर पाऊंगा, बट 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने उनके लिए लिखे हैं, जो मुझे लगता है कि ये तो भाई आपको बोलना ही पड़ेगा। 7 चैंपियंस लीग, 7 ला लीगा टाइटल्स, 5 क्लब वर्ल्ड कप ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। इससे ज़्यादा ट्रॉफी शायद किसी प्रेसिडेंट के अंडर हमने नहीं जीती होंगी। और नॉट जस्ट सिर्फ फुटबॉल, बास्केटबॉल में भी इतनी सारी जो चैंपियनशिप्स हैं वो हमने जीती है। प्लस ही इज़ द वन जिन्होंने रियल मैड्रिड फेमिनिनो यानी कि विमेन फुटबॉल जो टीम है उनको स्टार्ट करा था। इनसे पहले किसी ने सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, एंड अभी अच्छे अच्छे ट्रांसफर्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो उसको भी अभी वो चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बार्सिलोना जो फेमिनिनो टीम है वो अभी भी बहुत ऊपर है रियल मैड्रिड से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ट्रॉफीज एंड ऑल दैट, बट वी आर ऑन द वे, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल ऑन द फील्ड वाली बात हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑफ द फील्ड चीज है, पेरिस के अंदर रियल मैड्रिड बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल क्लब टू ब्रेक द 1 बिलियन रेवेन्यू मार्क 2023-24 सीजन में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी बैकिंग फ्रॉम ऑयल, अरब और इधर उधर से। सारा पैसा हमने खुद जनरेट करा है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेस की स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस मॉडल। उसके अलावा कंसिस्टेंटली जो डेलॉयट की लिस्ट आती है, मनी लीग करके एक लिस्ट आती है, फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है, उसमें कंसिस्टेंटली हम टॉप पे बने हुए हैं। मतलब कभी फर्स्ट सेकंड, मोस्टली फर्स्ट ही रहते हैं। ये लिस्ट किस चीज़ के लिए होती है? मोस्ट वैल्यूएबल जो क्लब्स हैं उनकी लिस्ट में हम हमेशा टॉप पे बने रहते हैं, ठीक है? उसके बाद एडिडास के साथ किट एग्रीमेंट किया था जो कि 1.1 बिलियन का है टिल 2028। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये उस टाइम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद लॉन्ग टर्म शर्ट रिन्यूअल, फ्लाई मिरेट्स वगैरह के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ हमने जो है अपना लॉन्ग टर्म जो स्पॉन्सरशिप डील्स हैं, फ्लाई मिरेट्स के साथ सबसे लंबी डील करी हुई है। उसके बाद डजन्स ऑफ जो रीजनल हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हमने एक तरीके से डाइवर्सिफाइड इनकम के बहुत जुगाड़ करे हुए हैं। तो रियल मैड्रिड सिर्फ अपने टिकट सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एडिडास पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ फ्लाई मिरेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे लोकल बिजनेसेस भी वहाँ पे चलते हैं। कुछ लोकल ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने इतनी अच्छी डील करी हुई है कि पैसा जो है फ्लो करता रहता है। अब ये सब किसका दिमाग है? फ्लोरेंटिनो पेरेज। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज ये सब नहीं करते तो भाई कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। मतलब इन्होंने ही रियल मैड्रिड को फर्श से उठा के अर्श पे बिठाया। ये उस टाइम आए थे जब रियल मैड्रिड डेट में हुआ करता था। इन्होंने रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग ग्राउंड्स बेचे, सारा डेट उतारा, उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई, गैलेक्टिको साइन करे, उन ग्राउंड्स को वापस खरीदा, देन वेल्डेडेबास बनाया जो इस टाइम पे वर्ल्ड्स आई थिंक लार्जेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी है किसी भी फुटबॉल क्लब की। तो आप खुद सोचो, इतना लेजेंडरी आदमी, उसको कौन कैसे रिप्लेस कर सकता है? बट अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ, एंड कोई ना कोई कभी ना कभी तो उनको ज़रूर रिप्लेस करेगा क्योंकि उनकी एज जो है वो होती जा रही है, ठीक है? पर तो इसमें मुझे छोटी सी चीज़ सिर्फ ये लगती है कि अगर ये वीडियो फ्लोरेंटिनो पेरेज देखेंगे तो फ्लोरेंटिनो पेरेज बोलेंगे, सालो मैं तुम्हारी टीम के लिए रिप्लेसमेंट साइन करता हूँ, मैं कोचेस साइन करता हूँ, तुम लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हो, मेरी रिप्लेसमेंट लगा रहे हो। तो खैर चलो ठीक है, वो तो एक जस्ट फॉर द फन फैक्ट। ओके,
तो अब मैं आपको बताता हूं कि रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ 2-3 अनऑफिशियल चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि ये सब तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट उसके अलावा कुछ बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें जिसके बिना आप कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, यू हैव टू बी अ स्पैनिश सिटीजन। आप स्पैनिश सिटीजन होने चाहिए, ऑब्वियसली 18+ एज के होने चाहिए, लीगल एज के, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू रन फॉर द प्रेसिडेंसी। उसके बाद आप 20 कॉन्टिन्यूस साल तक रियल मैड्रिड के सोशियो होने चाहिए जो हर साल अपनी फीस पे करते हैं। सोशियो मेंबर्स जो कि रियल मैड्रिड की वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, उनकी एक फी होती है, मेंबरशिप फी होती है, उनका मेंबरशिप कार्ड होता है, वो आपको हर मंथ विदाउट अ मिस, हर ईयर विदाउट अ मिस आपने पे करी हो। और उसके बाद मतलब इसी के बाद आप सिर्फ जो कैंडिडेचर है या फिर वो फिल कर सकते हो प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लीन रिकॉर्ड, आपके ऊपर कोई डेट नहीं है, आपके कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, आपने सारी फीस पे कर रखी है, कोई डिफॉल्टर नहीं हो, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किसी और स्पोर्टिंग बॉडी, किसी फुटबॉल क्लब के कोई कोच, प्लेयर, किसी और चीज़ के साथ आप लिंक नहीं होने चाहिए। यू आर ओनली लिंक्ड विद रियल मैड्रिड सोशियोज वाला ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, विच इज़ 5% मनी बैंक गारंटी। अब इसका क्या मतलब है कि आप और जो आपका बोर्ड, आप अपने साथ साथ अपने बोर्ड को भी एक तरीके से नॉमिनेट करवाते हो। आपके पूरे बोर्ड को मिलके एक लेटर लाना पड़ेगा बैंक से जो कि ये दिखाएगा कि हम अप्रूव करते हैं कि इन लोगों के पास 150 मिलियन, विच इज़ ऑलमोस्ट द 15% ऑफ द क्लब बजट, मतलब वो ओपन नीचे हो सकता है ऑब्वियसली, जितना एनुअल बजट होगा क्लब का उसका 15% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल और एसेट आपने बैंक में सबमिट करा हुआ है, आपको बैंक उसका लेटर देगा। ये सिर्फ इसलिए होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई फाइनेंशियल कॉन्ड्रम हो जाए, क्लब में कुछ डूब जाए, तो प्रेसिडेंट के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो क्लब को बचा ले, ठीक है। तो ये वाला लेटर लाना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, ऑब्वियसली आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने साथ साथ अपने बोर्ड मेंबर्स को भी नॉमिनेट करना होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो आपको ऑलमोस्ट 10 से 20 लोगों की लिस्ट देनी होती है, मतलब एक प्रेसिडेंट जब कैंडिडेट अपना फिल करता है तो उसको एटलीस्ट 9 अदर सोशियोज का नाम भी देना पड़ता है कि ये मेरा ये डिपार्टमेंट देखेगा, ये मेरा ये देखेगा, ये मेरा वो देखेगा। तो आपको सारे लोगों को एक साथ नॉमिनेट करना होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनको 15 ईयर्स चाहिए होते हैं टू बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, और उसके अलावा अगर किसी और पोस्ट के लिए आप नॉमिनेट करते हो तो सिर्फ 10 साल का आपको मेंबरशिप चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट बनना सबसे डिफिकल्ट है, जिसको 20 साल चाहिए होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये सारा पेपर वर्क, सब कुछ ये सब 10 दिन के अंदर करना है। आपको अपना कैंपेन करना है, पेपर वर्क करना है, कुछ भी करना है, आपको सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। 10 दिन के अंदर आपको लोगों को कन्विंस करना है कि हाँ भाई मैं रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो ये हो गए सारे ऑन द पेपर थिंग जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड क्या चीज़ है कि यार ये जो 150 मिलियन का जो पैसा है ना, ये सिर्फ स्पेनिश बैंक आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो ये मैं आपको कुछ पॉलिटिक्स की बातें बता रहा हूँ, ये हर जगह होती है, हर कंट्री में, जस्ट लाइक इंडिया दे हैव देयर ओन पॉलिटिक्स। तो जो स्पेनिश बैंक है वही आपको 150 मिलियन की गारंटी दे सकते हैं। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको स्पेन के बैंक्स लाइक सैंटेंडर एंड कैक्सा बैंक जो है, इन लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बातचीत आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर इनसे बातचीत नहीं है तो आपको ये भूल जाओ, आपको ये गारंटी कहीं ना कहीं मिलने वाली है। उसके बाद मीडिया से आपकी बहुत अच्छी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। तो मार्का, एएस न्यूज़पेपर, इन सब के फ्रंट पे आपकी फोटो जरूर आनी चाहिए इस 10 दिन के अंदर, नहीं तो कोई आपको प्रेसिडेंट नहीं चुनने वाला। जब लोगों को पता ही नहीं लगेगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन रन कर रहा है, तो कैसे लोग उसके बारे में बात करेंगे, कैसे वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और जिस आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो कभी रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो तभी आपकी इन जर्नल्स के साथ बहुत अच्छी बातचीत होनी चाहिए। तभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मार्का जो है वो रियल मैड्रिड का माउथ पीस है कहीं ना कहीं। फ्लोरेंटिनो पेरेज बोल देते बेटा ये छाप दो, वो छपता है उस दिन, ठीक है। उसके बाद जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने 2012 में रूल बनाया था ये 20 साल वाला कि कोई भी प्रेसिडेंटशिप के लिए जाएगा उसके 20 साल होने चाहिए। पहले ये 10 साल होता था। इस रूल को बोला जाता है एंटी शेक लॉ। तो एंटी शेक लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी अरब या ऑयल मनी वाला कोई भी आदमी रियल मैड्रिड को टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी हालत में उसको 20 साल का मेंबर यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो किसी क्लब, किसी अरब या फिर किसी तरीके की ओनरशिप से बचाने के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इस रूल को 20 ईयर करा था, ताकि रियल मैड्रिड का जो एसेंस है वही इसमें पड़ा रहे। अब आप खुद सोचो कि ये आदमी का विजन कितना ज़बरदस्त था रियल मैड्रिड की हिस्ट्री को बचाने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड सोशियोज। आप प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हो रहे हो, उसमें जो वोटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट्स होते हैं वो 40+ मेंबर्स के होते हैं, 40 ईयर प्लस मेंबर्स के होते हैं, जो 40 साल से सोशियो हैं, उनकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। अगर आपकी उनसे अच्छी बातचीत नहीं है, अगर वो आपको बैक नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाओ,
तो आप कभी रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते हो। तो आपकी इतनी अच्छी बातचीत होनी चाहिए उनसे कि वो आपकी जो बातचीत को सुने और आपको प्रमोट करें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 150 मिलियन के जो एसेट और मैं कोलेटरल आपको बता रहा हूँ, ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह आपकी मैड्रिड में होनी चाहिए, तभी तो आपको मैड्रिड बैंक, आप रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हो रहे हो। ये थोड़ी कि आपका उधर कोलेटरल होगा, इधर होगा, बार्सिलोना में निकलेगा, आपको मैड्रिड के अंदर चाहिए। तो आप सोचो कि आपको कितना टाइम लग जाएगा मैड्रिड के अंदर आपको 150 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है ये सब बनाने में। तो ये थोड़ी से कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो मतलब सबको अच्छा लगता है प्रेसिडेंट के रूल्स पढ़ना, बट उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन भी बता दूं। तो भाई ये हो गई अब बातें हमारी हाउ टू बिकेम ए प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, हु कैन बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। उसमें फर्स्ट नाम आता है एडवर्डो फर्नांडिस डे ब्लास। ठीक है, मतलब इनको एक तरीके से क्वाइट पावर ब्रोकर बोला जाता है विल्डेबास के अंदर। कौन है ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं 2013 से। तो मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जो पेरेज का बोर्ड है उसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग आदमी है उनके लिए, बाकी लोग आते जाते रहे हैं, बट पेरेज के उस बोर्ड में जो एडवर्डो फर्नांडिस हैं ये काफ़ी टाइम से टिके हुए हैं, ऑलमोस्ट 2013 से टिके हुए हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ऐसे हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये जब फ्लोरेंटिनो पेरेज नहीं होते, जब वो ट्रैवल करते हैं, जैसे वो भी क्लब वर्ल्ड कप के लिए यूएस में है, उनके पीछे कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो ये उस मीटिंग को लीड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं, फिर पेरेज को बताते हैं। तो ये उनका ब्रिज होता है बीच में जब पेरेज वहाँ पे नहीं होते हैं। फिनेंशियल जो है इनकी मसल बहुत अच्छी है, मतलब ये बैंकिंग और इंश्योरेंस वगैरह में जो बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं उनके सीईओ रहे हैं, तो जिस वजह से बैंक क्लब्स वगैरह को लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। इनकी बातचीत बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो इनसाइड क्लब के इनसाइडर्स हैं वो कहते हैं कि जो इनके 15% का जो हमें 150 मिलियन वाली जो बातचीत चाहिए बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा, प्रॉपर्टी सब है, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी ये कहीं ना कहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऊपर बोला था, ये बचपन से सोशियो हैं, मतलब ये जो 20 साल वाला रूल है ये इनका हो चुका है क्योंकि ये भी एजेड आदमी है, तो इनका वो वाला जो कंडीशन है वो भी टिक हो चुकी है। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि क्यों ये क्लब के जो सोशियो प्रेसिडेंट है ये बन सकते हैं। भाई ये क्लब की बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन जानते हैं, क्योंकि फाइनेंस का आदमी है, पूरा सीईओ रहा है, सब कुछ जानता है फाइनेंसेस के बारे में, बिल्कुल लाइन बाय लाइन जानता है। और जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं उनका इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि जब कोई प्लेयर साइन होता है कितना पैसा जाएगा, क्या जाएगा, ये वो सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है। और बिल्कुल जीरो पब्लिक बैगेज, मतलब आपने कहीं नाम सुना ही नहीं होगा, बहुत रेयर जो स्पेन के लोग हैं वो उन्होंने कभी न्यूज़पेपर वगैरह में थोड़ा बहुत सुना होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। यही तो आपको चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, सो ये हमारे फर्स्ट कैंडिडेट हो गए, विच इज एडवर्डो फर्नांडिस डे ब्लास। सेकेंड आदमी जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, विच इज होजे एंजल सैंचेज, जिसको मतलब हर गैलेक्टिको डील के पीछे का ब्रेन बोला जाता है। तो कौन है ये? रियल मैड्रिड के सीईओ हैं 2009 से, परेज के एकदम राइट हैंड है ट्रांसफर्स में। हमने बहुत फोटो देखी है, परेज बात कर रहे हैं, ये कुछ उनको बता रहे हैं ऐसे करते हुए। कोई भी ट्रांसफर होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, बर्नअबाउट 2.0 जो भी चल रहा है, हर चीज़ में ये परेज के राइट हैंड है। अब क्यों ये बन सकते हैं इनके प्रेसिडेंट? एक तो भाई बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। एडिडास के साथ जो 1.1 बिलियन की जो डील नेगोशिएट हुई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ होजे एंजल सैंचेज का था। फ्लाई एमिरेट्स के साथ जो भी पैसा हमें आता है, या फिर अगर आपको पता होगा BMW के साथ, BMW के साथ रियल मैड्रिड की डील्स हैं, उन सबको यही नेगोशिएट करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा पैसा क्लब में आ सके। उसके बाद मतलब आप ये मान के चलो कि 2015 से पहले ये थोड़ी अलग चीज़ें देखते थे, 2015 के बाद ये ऑलमोस्ट सब कुछ देख रहे हैं, फ्रॉम ट्रांसफर्स। ये फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इनको जिम्मेदारी दी है, पहले वो यूजुअली ट्रांसफर्स ही देखते थे, अब वो फाइनेंसेस, ये जो मैं आपको नेगोशिएशंस बता रहा था, ये सारी चीज़ें, तो उनका ऑरा जो क्लब में है वो बढ़ रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये वो वाला जो हमारा 20 साल वाला क्राइटेरिया वो पिक कर फुलफिल करते हैं, क्योंकि 25 साल से ये क्लब के पेरोल पे हैं, एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म सोशियो हैं, ये भी कुछ 20-25 साल से कम से कम क्लब के सोशियो हैं। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, जो इनका एक स्ट्रेंथ है, ग्लोबल कमर्शियल नेटवर्क है इनका, क्योंकि सीईओ आदमी है भाई, दूसरे क्लब्स के सीईओ को जानता है, दूसरे क्लब्स के दूसरी कंपनीज के सीईओ को जानता है जिनके साथ नेगोशिएट करता है। तो ऐसे आदमी से तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। अगर ये प्रेसिडेंट बनेगा कल को कितनी सारी डील्स तो ये अपनी बातचीत से क्रैक कर लेगा, राइट। तो उसके बाद मल्टीलिंगुअल ऑपरेटर, बहुत सारी लैंग्वेजेस इसको बोलनी आती है, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी क्लब के सीईओ या क्लब्स के साथ डील करना। एंड रियल मैड्रिड का जो डे टू डे बिजनेस है वो यही आदमी रन करता है कहीं ना कहीं। तो एक ऐसा आदमी जो आपके लिए हर चीज़ कर रहा है, राइट, प्लेयर साइन कर रहा है वो आपके लिए डील्स नेगोशिएट कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनेगा? उसको तो एक एक चीज़ पता है क्लब की, तो ये तो वैसे भी क्लब के फायदे में है। थर्ड, इसको भी, इन आदमी को भी आप जानते हो, विच इज़ एमिलियो बुट्रागेनियो, रियल मैड्रिड के लेजेंडरी प्लेयर, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर, जो रियल मैड्रिड की अकाडमी से आए थे किसी ज़माने में, रियल मैड्रिड को बहुत ऊपर तक इन्होंने पहुंचाया है। तो
मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की ज़रूरत है, बट रिटायर होने के बाद से ये जो है ये डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिलेशन बने हुए हैं 2009 से। उसके बाद क्यों ये इंपॉर्टेंट आदमी है, जितने भी वेटरन सोशियोज है जो मैंने बताया कि आपकी उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको पूरा पूरा सपोर्ट है उनका, और ऊपर से इनके बहुत ज़्यादा स्पेन में जेंजी फैंस बहुत ज़्यादा हैं, सबके साथ फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, बहुत ही ब्लेंड हो जाते हैं लोगों के साथ, बहुत पसंद है लोगों को, मतलब मैड्रिड के फैंस इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, विच इज़ एक्सटर्नल डिप्लोमेसी। यूएफा, फीफा, ला लीगा, जो भी रिलेशन है इनके, जो उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बातचीत है। रियल मैड्रिड को जब भी कोई काम कराना होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें फीफा यूएफा के साथ कोई बातचीत करनी है, वहाँ पे एमिलियो बुट्रेगेनियो ज़रूर होते हैं। यही रीज़न है कि आप देखोगे फीफा की अवार्ड सेरेमनी, जो हमारे चैंपियंस लीग के ड्रॉज होते हैं, वहाँ पर ये हमेशा बैठे हुए होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी प्रेसिडेंट के पास अगर है, तो आप खुद सोचो हमारी जो इतनी भसड़ चलती रहती है फीफा यूएफा वगैरह के साथ, मतलब हमें आपको पता ही है स्पेनिश एफए वगैरह के साथ, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आदमी इसको डील कर सकता है इज एमिलियो बुट्रेगेनियो। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ क्या है इनकी, स्पॉटलेस रेपुटेशन, क्लीन इमेज, कुछ पंगा नहीं है, बहुत लोगों से अच्छी बातचीत है, यूएफा वगैरह में बहुत अच्छी लोगों के साथ डिप्लोमेसी करते हैं, सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक है, ये इनके फेवर में बहुत ही बड़ी चीज़ जाती है। फोर्थ जो कि बहुत ही बड़े नाम है स्पेन में, विच इज़ एनरिके रिकेल्मे। बिल्कुल बिजनेस टाइकून है वहाँ के, 36 ईयर्स ओल्ड हैं, को फाउंडर हैं ये कॉक्स एनर्जी के, जो कि ऑलमोस्ट 300 बिलियन का वैल्यूएशन वाला एक तरीके से आप स्टार्टअप कह लो या कंपनी कह लो, कुछ भी है। एंड लाइफ लॉन्ग मड्रिस्ता है, ये बचपन से बिल्कुल रियल मैड्रिड के साथ हैं। जस्ट फॉर द फन फैक्ट, 2021 में इन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेस को चैलेंज किया था प्रेसिडेंटशिप के लिए, और ये खड़े भी हुए थे, बट इन्होंने अपना जो कैंडिडेचर था वो विड्रू कर लिया था, क्योंकि वो जो 10 दिन वाली कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कहा मेरे को भाई ये मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास और भी बहुत चीज़ें करने को हैं, मैं एकदम से सारी चीज़ें कर नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने विड्रू कर लिया था। बट इन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, मैं दोबारा प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा हूँगा कभी ना कभी। अब ये क्यों मैटर करते हैं भाई, पहली कंडीशन 150 मिलियन तो ये यूं क्लियर कर देगा। 150 मिलियन वाली जो कंडीशन है वो इसके पास अभी के अभी बनी हुई है। आप आज बोलोगे तो प्रेसिडेंट बन जा, वो आज आपको बॉन्ड दिखा देगा, वो आपको आज लेटर दिखा देगा, प्रॉपर बैंक्स के साथ बहुत अच्छी बातचीत बनी हुई है। उसके बाद इसने अपने 2021 में ना जो जब ये प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा हुआ था, इसने रियल मैड्रिड 3.0 मैनिफेस्टो दिया था, जिसमें कि इसने मतलब कुछ और नई नई चीज़ें बोली थी कि हम रियल मैड्रिड को किस तरीके से और इम्प्रूव करेंगे। तो जो मेंबर्स थे उनको ये काफ़ी पसंद आया था, और इससे स्पोर्टिंग जो रियल मैड्रिड का फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो लोगों को काफ़ी अच्छा विजन लगा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेस की तरह ये भी एक बिजनेसमैन है जो रियल मैड्रिड को और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये थोड़ा सा टेक ड्रिवन आदमी है, ये थोड़ा सा एआई टेक ये सब चीज़ों को इन्फ्यूज करने के बड़े फेवर में है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आगे एआई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं, राइट। तो ये हाई टाइम है कि हमें इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो ये इस बंदे ने इंप्लीमेंट करा था कहीं ना कहीं। उसके बाद फ्रेश फेस, आप लोगों को मतलब इस करंट बोर्ड के साथ इसका कोई टाई अप नहीं है, मतलब आप सोच सकते हो कि कहीं बायस तो नहीं है, कहीं पहले से ही उसका कोई आदमी तो नहीं है पेरेस का, कुछ लेना देना नहीं है करंट बोर्ड के साथ। एक फ्रेश फेस है जो कि मतलब जो सोशियोज है उनमें से कुछ सोशियोज ऐसे हैं जिनको लगता है कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स ना हो, सेम उसका बेटे का बेटा बन गया, बेटे का बेटा, उसका ये, तो वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि यार फ्रेश आदमी आना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉपर पॉलिटिक्स चले जा रही है जैसे इंडिया में होता है, बहुत पार्टीज हैं उनके एक फैमिलीज चले जा रही हैं, तो स्पेन में वो लोग ये नहीं चाहते हैं रियल मैड्रिड की प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इनके फेवर में जाता है। ऊपर के सारे लोग कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस से जुड़े हुए हैं, बट ये आदमी फ्लोरेंटिनो पेरेस से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें, ऑब्वियसली हम ऊपर बात कर चुके हैं, यंग आदमी, एंटरप्रेन्योर है, एक तरीके से कंपनी चला रहा है, सस्टेनेबल बैकग्राउंड है भाई, उसके अलावा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, स्पेनिश बोलता है, बिजनेस आदमी, तो बहुत सारे टाई अप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा जो मतलब एक तरीके से ब्रांड पुश है इसका, ठीक है। सो एनरिके रिकेल्मे इज द फोर्थ प्लेयर। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको शायद आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, विच इज़ राफा नडाल। तो नडाल जो हैं वो अब टेनिस से रिटायरमेंट तो ले ही चुके हैं, 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है, रियल मैड्रिड के सोशियो हैं 2011 से, एंड पब्लिकली इनको इंडोर्स किया था फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एज अ ड्रीम एयर ऑफ फ्लोरेंटिनो प्रेसिडेंटशिप। बट आई होप आप चीज़ समझ गए होंगे, 2011 में ये सोशियो बने, तो अभी इनका 20 साल वाला रूल पूरा नहीं हुआ है, बट 2031 में हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो 2029 तक तो फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं ही, उसके 2 साल के बाद इनकी वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, तो ही कैन अप्लाई फॉर द प्रेसिडेंटशिप
कहीं ना कहीं। अब मुझे नहीं लगता मुझे इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल अपील, सारे स्पैनिश पब्लिक, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। आप किसी भी फ्रेटर्निटी के लोग उठा लो, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स भरे पड़े हैं इनके पास। उसके बाद इनका इनका जो लाइफस्टाइल है, जो इनकी पर्सनालिटी है, वो क्लब के साथ मैच करती है। डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं। तो क्लब को ये सारी चीज़ें चाहिए। आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा जिसको सारी दुनिया के स्पॉन्सर्स जानते हैं, जो खुद डिसिप्लिन आदमी है, जो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, जो हार्ड वर्कर है। किसको पसंद नहीं आएगा ऐसा प्रेसिडेंट, राइट? तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करते हैं। उसके बाद अगेन द ओनली थिंग जो इनके अगेंस्ट जा रही है इज द कैंडिडेचर का जो 20 साल वाला क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली 150 मिलियन वगैरह करने में इनको कोई टाइम नहीं लगेगा। ही हैज़ वेरी गुड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। बट ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो 2029 तक, 31 तक तो ये अभी रुके हुए हैं, बट स्टिल मैंने इनको ऐड कर लिया जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि हाँ यार ये भी फ्यूचर में हो सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो आइकॉनिक पर्सनल ब्रांड है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिलेंथ्रोपिक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, बिल्कुल एक एबिलिटी है इनकी, फैन फैक्शन में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको कनेक्ट करना। मतलब एक होता है ना, ऑरा होता है आदमी का, कि वो जैसे सचिन हो गए, विराट कोहली हो गए, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, कि उनका ऑरा इतना है कि अगर वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी तरीके का ऑरा है हमारे नडाल साहब का। तो ये थे 5 कैंडिडेट्स जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में रियल मैड्रिड प्रेसिडेंटशिप के लिए बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं इनमें से कौन बनेगा। मैं तो चाहूँगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ही कंटिन्यू करें अभी और साल तक, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एज। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। आपको क्या लगता है कि किसको रियल मैड्रिड का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहिए? आपको इन रूल्स के बारे में क्या लगता है? डू यू थिंक कि ये जो एंटी शेक लॉ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सही हैं, आपको रखनी चाहिए, या फिर क्लब में और पैसा आएगा अगर आप इस लॉ को हटा दोगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग? आपको क्या लगता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।